नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक नए सेक्टर की, और ये सेक्टर है पैकेजिंग का सेक्टर। इस सेक्टर के दो कंपनीज़ की बात हम करेंगे। इसमें जो पहली कंपनी है उसका नाम है पक्का लिमिटेड, और इस पक्का लिमिटेड के बिज़नेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें फिरोज़ अहमद साहब और मुकुट अग्रवाल साहब से प्राप्त हुआ है, और जानते हैं कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। और ये जो कंपनी है पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया में बड़ी पॉपुलर कंपनी है, और इसका जो डिस्कशन का जो थ्रेड्स हैं सोशल मीडिया पे वो बड़े लंबे लंबे चलते हैं, और इसको एक मल्टीबैगर माना जाता है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इसके जो बिज़नेस मॉडल और फाइनेंशियल के हिसाब से ये कंपनी क्या मल्टीबैगर बन सकती है या नहीं। तो देखिए, कंपनी की जो स्थापना है ये 1981 में के झुनझुनवाला साहब ने की। वो एक ट्रैवलर और एंटरप्रेन्योर थे, और उनका राकेश झुनझुनवाला साहब से कोई लेना देना नहीं है। ये बात अलग है कि जैसे राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया में नहीं है, वैसे ही के झुनझुनवाला साहब भी इस दुनिया में नहीं है। 1993 में इस कंपनी की BSE में लिस्टेड हुई, तो 1993 से ये कंपनी BSE में लिस्टेड है। और इसके बाद 2019 में इस कंपनी का नाम यश पक्का कर दिया गया। अब ये पक्का पीछे क्यों लगा हुआ है, इसका कारण तो मुझे भी समझ में नहीं आया। 2023 में इस कंपनी को NSE में लिस्ट किया गया, और कंपनी का नाम वापस बदलकर पक्का लिमिटेड कर दिया गया। अब जानते हैं ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो देखिए, ये कंपनी के बेसिकली दो प्रोडक्ट हैं। तो जो पहला प्रोडक्ट है वो इसका पेपर है, जो पेपर पैकेजिंग पेपर है वो बनाती है। तो ये मशीन ग्लेज्ड एग्रो बेस्ड 30 से 100 GSM के पेपर बनाती है। तो अब ये क्या मशीन ग्लेज्ड होता है, क्या एग्रो बेस्ड होता है, 30 से 100 GSM पेपर क्या होता है, इसको एक एक करके समझेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि मशीन ग्लेज का मतलब ये कि वो पेपर जो मशीन के द्वारा ऊपर की वो जो पेपर होता है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास कई बार पेपर जो हम पैकेजिंग के लिए लाते हैं उसमें ऊपर की जो सरफेस है वो चिकनी होती है, और जो अंदर की सरफेस है वो रफ़ होती है। तो वो मशीन से जब ये पेपर बनाया जाता है तो उसको मशीन ग्लेज्ड, एक साइड चिकना दूसरा साइड रफ़, वो कहा जाता है। एग्रोबेस का मतलब ये है कि इनका जो मटेरियल है वो बेसिकली एग्रीकल्चर वेस्ट जो होता है ना वो है। इसमें इनका जो जिससे ये पेपर बनाते हैं वो गन्ने का जो भूसा निकलता है, गन्ने का रस निकालने के बाद जो भूसा जिसको बगास बोलते हैं, वो इनका रॉ मटेरियल है। इसके बाद इनका जो पेपर ये जो बनाते हैं 30 से 100 GSM पेपर बनाते हैं। तो ये GSM जो होता है वो एक पेपर का एक स्पेसिफिकेशन है। अब ये GSM जब आप किसी दुकानदार से जैसे रिम लाते हैं, फोटोस्टेट वगैरह के रिम अगर आप लाते हैं तो वहाँ पर आपको 70 GSM का पेपर मिलता है। तो वो 70 GSM क्या हुआ, इसका मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर का अगर वो मैं पेपर लूँ, मतलब वो पेपर जिसकी साइज़ 1 मीटर बाई 1 मीटर हो और उसको मैं तोलूँ उस पेपर को, तो 70 GSM का जो पेपर है उसका वज़न 70 ग्राम होगा। तो ऐसे ही ये जो बनाते हैं 30 से 100 GSM का पेपर बनाते हैं। तो GSM का मतलब ग्राम पर स्क्वायर मीटर। जो 30 GSM का पेपर है ये तो टिश्यू वगैरह के काम आता है, और जो 100 GSM के जो पेपर होते हैं वो बेसिकली हाई क्वालिटी प्रिंटिंग वगैरह, जो फोटो वगैरह जो जिस पे प्रिंट होती है उस तरह के काम में आते हैं। और ये जो है इनके जो दो सेगमेंट है, ये तो एक पेपर की बात हुई है। ये पेपर जो यहाँ पर पैकेजिंग में होता है ये ज़्यादातर जो अपने जैसे कैडबरी के चारों तरफ एक रैपिंग आती है, एल्यूमिनियम वाली नहीं, नॉर्मल रैपिंग जो जिस पे आती है, जो कागज़ की रैपिंग आती है वहाँ इस्तेमाल होता है। या मैकडोनल्ड्स वगैरह में आप फूड रैप जो होता है, मतलब जो कुछ खाने के लिए आप चीज़ लेते हैं उसके चारों तरफ जो कागज़ लिपटा हुआ होता है, या आप फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह लेते हैं तो जो लिफाफा ब्राउन कलर का उसमें आता है, तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह की पैकेजिंग में ये सब चीज़ें काम आती है। अब ये पेपर जो होता है ये जिस टेक्निक से बनता है उस टेक्निक को क्राफ्ट बोलते हैं। ये कोई सज्जन थे जिन्होंने ये टेक्निक डिवाइस की, तो इसका वो कलाकारी से के क्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। और इसमें ये 3 सीरीज़ के पेपर निकालते हैं। एक तो ब्राउन पेपर, जैसे ब्राउन लिफाफे जो अपने आते हैं, तो जिसमें एक साइड चिकनी और एक साइड रफ होती है, तो वो लिफाफे, उस तरह के पैकेजिंग का पेपर। इसके अलावा जो कंपैरेटिवली कुछ और एस्थेटिकली, या मैं ये कहूँ कुछ और बेटर पैकेजिंग के लिए इस ब्राउन पेपर को रिफाइन या ब्लीच करके नया दूसरा तरीके का पेपर बनाते हैं, तो वो पेपर ये बनाते हैं। और तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा
जो अपन पैकेजिंग में काम लेते हैं कलर्ड वाला। तो इस तरीके से इनके पेपर के 3 प्रोडक्ट हो गए। एक अनब्लीच्ड हो गया जो कैरी बैग वगैरह में काम आता है, दूसरा ब्लीच्ड हो गया और तीसरा कलर्ड होता है जो गिफ्ट पैकिंग में काम आता है। 2018 से इन्होंने डिस्पोजेबल आइटम्स के क्षेत्र में भी कदम रखा। तो टेबल वेयर जैसे होते हैं, जैसे आपके फॉक हुआ या स्पून हुआ या थाली हुई या कटोरी हुई, या आपने देखा होगा कि आजकल जो अगर आप पैकेज्ड फूड मंगाते हैं तो उसमें एक थाली आती है जिसमें सब्ज़ी के लिए और अचार के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए और रोटी के लिए अलग अलग खांचे उसमें बने हुए होते हैं, तो और वो कागज़ की होती है। तो वो उस तरह के जो आइटम है वो ये बनाते हैं। तो जो इनका फूड रैप एंड कैरी, यानी जो फूड के चारों तरफ लिपेटने वाला जो मैंने कागज़ आपको बताया, वो जो सेगमेंट है वहाँ से इनका रेवेन्यू 85% आता। और ये जो टेबल वेयर है, फूड सर्विस डिस्पोजेबल जो ये बनाते हैं, वहाँ से इनका रेवेन्यू 15% आता है। अब इनके जो प्लांट की बात करें तो ये प्लांट इनका जो है वो अयोध्या में है। और अयोध्या में होने का कारण ये है कि ये जो इनका जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर वेस्ट है, और उसमें से भी ज़्यादातर जैसे मैंने बताया बगास है या गन्ने का जो भूसा है वो है। तो आप जानते हैं जो भारत में शुगर का हब है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या से ये अपनी रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर करते हैं। और ये 100 किलोमीटर की रेडियस से, यानी अपने अयोध्या से 100 किलोमीटर की रेडियस में से अपना रॉ मटेरियल ये एक्वायर करते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंश्योर्ड रहती है और लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है, यानी लाने ले जाने की जो कॉस्ट है वो कम होती है। अपनी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के लिए ये एक और कदम उठाते हैं कि इन्होंने कुछ सप्लायर तय कर रखे हैं जिनसे इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, और ये इनके जो सप्लायर्स हैं 15 साल से इनके साथ हैं। अब ये कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसमें से 75% इनका जो सेल आती है वो डोमेस्टिक सेल भारत से आती है और 25% ये एक्सपोर्ट करते हैं। 45 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएस भी शामिल है। इनके 40 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और इनके क्लाइंट्स की मैं बात करूं तो हल्दीराम, बीकानेर वाला, मैकडोनल्ड, IRCTC और ऐसे बहुत सारे जो फूड की सप्लाई वाले या कैटरिंग वाले जो कंपनीज़ हैं वो इनकी क्लाइंट्स हैं। अब इनके नवाचार की बात करूं तो ये अमेरिका में अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ग्वाटेमाला में जो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, और वहाँ जहाँ पर बैम्बू और शुगर केन का जो बगास है वो काफ़ी सारा अवेलेबल है, मतलब रॉ मटेरियल की बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी जहाँ है, तो वहाँ पर ये अपना प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे ये अमेरिका में बनाकर, ग्वाटेमाला में बनाकर अमेरिका में उसको एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि इनकी लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी कम हो जाए। एक अन्य नवाचार में ये ग्रीस प्रूफ पेपर प्लांट लगा रहे हैं। तो ये ग्रीस प्रूफ पेपर क्या होता है, तो ऐसा पेपर जिसको जैसे अपन कोई समोसे या कचौरी या कोई फ्रेंच फ्राइज़ जब अपन लेकर आते हैं तो वो तेल उसके ऊपर बाहर नहीं निकले, उस लिफाफे में से तेल बाहर नहीं निकले, तो ऐसा पेपर, तो ग्रीस प्रूफ पेपर जो है उसका एक प्लांट ये लगा रहे हैं। वो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 676 करोड़ है, और ये जो है अप्रैल 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। और अभी तक ये जो पेपर है ये मेनली इंपोर्ट होता था। तो ये रहे इनके नवाचार। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए इनका जो मैनेजमेंट है ना ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, और इनमें से एक सज्जन जो हैं वो ITC के पेपर बोर्ड के जो कंपनी, ITC की जो पेपर बोर्ड कंपनी है सेगमेंट है वहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रहे हैं। इसके अलावा इनके जो चेयरमैन हैं इनको भी काफ़ी अच्छा इस पेपर के क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, और ये लगातार जो टैलेंट है वो नेशनल और इंटरनेशनल टैलेंट्स को ये हायर करते हैं और प्रोडक्ट इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी जो वीकनेस की बात करूं कि ये इंडस्ट्री इटसेल्फ जो है ना, मतलब पैकेजिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ जो है वो बड़ी ही कॉम्पिटिटिव है, हाईली फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंट का मतलब ये कि बहुत सारे छोटे और बड़े प्लेयर जो है ना वो इस इंडस्ट्री, इस क्षेत्र में हैं, और उनसे इनको ज़बरदस्त कंपटीशन मिलता है। और आपने भी अगर ये नोट किया हो कि आपके आसपास भी जहाँ ये डिस्पोजेबल चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी सारे हैं, और इन्होंने अपनी जो कॉन कॉल है उसमें भी ये बात को एक्सेप्ट किया है कि जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो डिस्पोजेबल
चीज़ें ये बना रहे हैं उनसे इनको ज़बरदस्त कंपटीशन मिलता है। इनका जो रॉ मटेरियल है वो भी, उसकी अवेलेबिलिटी भी सीजनल है और इस सीजनल अवेलेबिलिटी के कारण इनको उसको पहले से प्रोसेस करके रखना होता है। तो इन्वेंट्री का जो हैंडलिंग है, ये हाई इन्वेंट्री इनको रखनी पड़ती है। एक अन्य जो प्रॉब्लम है, जो बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये इंडस्ट्री हाईली वाटर इंटेंसिव है। हर स्टेज पे इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और जो बहुत सारी क्वांटिटी में ये वेस्ट वाटर निकालते हैं और स्लज निकालते हैं, मतलब वो जो कचरा जो होता है ना उससे मिला हुआ पानी भी निकालते हैं। तो इनको जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी सख्त हिदायतों का पालन करना पड़ता है और गवर्नमेंट के रेगुलेशन, अगर मान लीजिए किसी दिन कोई पानी की शॉर्टेज हुई या इस तरह के कोई कड़े रेगुलेशन आए तो इनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पानी से रिलेटेड जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर आ सकते हैं, इसके लिए इन्होंने कुछ एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रखा है। मार्केट कैप की बात करूं तो बहुत छोटा मार्केट कैप है, 980 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई ठीक ठाक है, 15% का आरओई है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पर 42 रुपये का कर्जा है। वो इनके नेचर ऑफ ऑपरेशंस है, उससे जाहिर है कि इनको कर्जा लेने की रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो ये प्लांट लगा रहे हैं, दूसरी बात इनको इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ती है। पी जो है वो रीजनेबल है, 17 का पी है। 3 साल की सेल की बात करूं तो 12% है, ठीक ठाक है। 3 साल का प्रॉफिट जो बढ़ा है इनका वो 13% से बढ़ा है। प्रमोटर के पास 42% की होल्डिंग है जिसमें से 9% प्लेज्ड है और एफआईआई के पास आधा % है, डीआईआई के पास 8.5% है और पब्लिक के पास 49% है। तो ऑल इन ऑल कहूँ तो जो जितना हाइप इसमें है उतना मुझे पोटेंशियल इस कंपनी में नज़र नहीं आता। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके कोई निर्णय लें। मेरी इस शेयर में कोई खरीदने या बेचने की राय नहीं है। अगली पैकेजिंग कंपनी है टीसीपीएल और मनोज जी ने हमें इस कंपनी के बिजनेस मॉडल का अध्ययन करने का अनुरोध किया है। टीसीपीएल की स्थापना 1987 में हुई और इसको कानोरिया फैमिली ने, जो जानी मानी इंडस्ट्रियल ग्रुप है, उन्होंने की। उस समय इसका नाम 21st सेंचुरी प्रिंटर्स हुआ करता था और उसी को शॉर्ट करके 2008 में इस कंपनी का नाम टीसीपीएल कर दिया गया और एनएसई बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में ये कंपनी लिस्टेड है। तो ये कंपनी भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट फोल्डेड कार्टन बनाने वाली कंपनी है। फोल्डेड कार्टन वो चीज़ होती है जिसमें हम टूथपेस्ट वगैरह जिसकी पैकेजिंग में आता है, वो कार्टन का डिब्बा जिसमें टूथपेस्ट वगैरह रखा हुआ आता है, तो वो उसका जो डिब्बे का जो मोटाई होती है वो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भारी होता है या बहुत ज़्यादा सख्त होता है, ना बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो फोल्डेड कार्टन कहलाता है। अब जानते हैं कि ये क्या क्या काम करती है या क्या क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो एक प्रोडक्ट तो मैंने आपको बताया, फोल्डेड कार्टन। दूसरा जो इनका प्रोडक्ट है वो है गिफ्ट पैकेजिंग, वो कैडबरी वाले डिब्बे जो आपने बड़े बड़े देखे होंगे। तीसरा इनका प्रोडक्ट है वो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग क्या हुआ, जैसे आपका ये जो दवाइयाँ होती, तो दवाइयाँ जिस तरह की फॉइल टाइप चीज़ में आती हैं वो, तो दवाइयों की स्ट्रिप वो जो आती है। फिर इसके बाद ये श्रिंक स्लीव्स भी बनाते हैं। तो श्रिंक स्लीव्स क्या हुआ, अगर आपके अब जैसे पाउडर का डिब्बा होता है, अगर पाउडर के डिब्बे पे जो एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी हुई होती है, अगर आपने गौर से नोट किया हो तो वो अगर आप थोड़े सा उस पर कट लगाओ तो वो अपने वो पैकेजिंग उतरने लग जाती है, तो उसको श्रिंक स्लीव बोलते हैं। तो वो एक नॉर्मल डिब्बे पे या ब्लैंक डिब्बे पे वो डायरेक्ट प्रिंटिंग नहीं होती, तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की पतली सी लेयर प्रिंट करके चढ़ाई जाती है, तो वो श्रिंक स्लीव्स भी बनाते हैं। फिर रैप अराउंड लेबल बनाते हैं। बिस्लरी की बोतल के चारों तरफ जो एक लेबल होता है जिसको उतार के अपन कई बार बाहर निकाल देते हैं, तो वो रैप अराउंड लेबल। फिर ये पाउचेस बनाते हैं, तो जैसे चिप्स के, लेज़ के जो पैकेट्स अपने पास आते हैं तो वो उस तरीके। फिर रिजिड बॉक्सेस भी बनाते हैं, जैसे मोबाइल का डिब्बा होता है तो वो थोड़ा सा हार्ड जो डिब्बा होता है, रिजिड बॉक्सेस, तो इस तरह के हर साइजेस में ये बॉक्सेस बनाते हैं। और इसके अलावा ब्लिस्टर पैक्स भी बनाते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह के चारों तरफ वो प्लास्टिक की रैपिंग आती है ताकि लैपटॉप को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह की पैकेजिंग के एरिया में ये है। तो जिन इंडस्ट्रीज़ को ये सर्व करते हैं उनमें से एफएमसीजी है, फूड एंड बेवरेजेस है, कॉस्मेटिक्स है, सिगरेट्स है, लिकर है, फार्मा है। इनके टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और पूरे देश में ये बिखरे हुए हैं। सिलवासा में है, हरिद्वार, गोवा, गुवाहाटी, चेन्नई, नोएडा, यहाँ इनके प्लांट्स हैं। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। 70% इनका रेवेन्यू भारत से आता है, 30% एक्सपोर्ट से आता है। और ये भारत सरकार के स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी हैं। इनके क्लाइंट्स की बात करें
तो कोलगेट है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पतंजलि है, नेस्ले है, आईटीसी है, डियाजियो है, सिप्ला है। और नवाचारों की बात करें तो अभी ये जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए जिस रोलर से एक्चुअल प्रिंटिंग होती है वो रोलर ये बनाने के प्रयास कर रहे हैं। और ये जो प्लांट है ये 2026 में बनकर जनवरी 2026 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। साउथ इंडिया में अपने कदम मजबूत करने के लिए ये पेपर बोर्ड कार्टन का एक नया प्लांट लगा रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये बहुत ही जानी मानी कंपनी है अपने क्षेत्र में, पैकेजिंग में। और जैसे आपने देखा कितने सारे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स इनके पास हैं, 30 साल से ये इस क्षेत्र में प्रेजेंट हैं। और इनका जो 30 साल का रेवेन्यू CAGR है, मतलब रेवेन्यू हर साल इनका 17.6% से बढ़ा है, जो बहुत ही मार्के वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है। 25 साल से लगातार कंटिन्यूस हर साल दर साल ये डिविडेंड पे करते रहे हैं। इनकी वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ा वीकनेस ये इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना है कि इंपोर्ट से और जो छोटे प्लेयर्स जो हैं, रीजनल प्लेयर्स और छोटे प्लेयर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्लेयर्स हैं उनसे कंपटीशन बहुत बड़ी हेडेक है। इसके अलावा इसमें लार्ज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको लगातार इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। मार्केट कैप की बात करूँ तो 3500 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE अच्छा है 24% का। डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपये पर 95 रुपये का, ये एक इसमें काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन पी उसके कंपैरिजन में अगर इसकी ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का देखूं तो उस हिसाब से पी जो है इनका काफ़ी रीजनेबल 25 का पी। प्रमोटर के पास काफ़ी समय से 56% है, FII के पास 1% है, 1%, DII के पास 12% है और पब्लिक के पास 31% है। तो अगर दो कंपनियां जो मैंने आज डिस्कस की उसमें से मुझे कोई एक कंपनी को चूज़ करना पड़े तो मैं डेफिनेटली TCPL को, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसके क्लाइंट से रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और जिसने 30 साल से लगातार 17.6% से का CAGR रेवेन्यू में दिया है, तो मैं उसको चूज़ करूँगा। लेकिन आपको अगर लेनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। मेरी शेयर में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।